नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 18 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है। आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करते रहिए, लेकिन ये चीज़ है कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। बीच में ऐसा नहीं है कि आज कर लिए कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशंस है वो और मजबूत होगा और एक दिन आप ज़रूर अपना मुकाम को हासिल कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इतना अच्छा से कंटेंट को डिज़ाइन किए हैं कि आप अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। और आशा करते हैं कि वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ये होगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, ये जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने घोषणा किया है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का जो आयोजन है वो अहमदाबाद में किया जाएगा। इसका आयोजन विश्व मत्स्य पालन दिवस जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है और उसी दिन इसका थीम क्या है? मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा के साथ ये जो आयोजन है इसका किया जाएगा। ये 21 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में कुछ खर्च जो है वो 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन जो है 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 8% विश्व मतलब हिस्सेदारी के साथ भारत जो है दुनिया भर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक देश कौन है, तो वो है चीन। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सी फूड जो सुपर फूड होता है ना, उसका वो ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र भारत में 2.8 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समूह दुर्घटना योजना, ये याद कर लीजिएगा। समूह दुर्घटना योजना के तहत प्रति वर्ष औसतन 38 लाख मछुआरों का बीमा किया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये योजना का नाम समूह दुर्घटना बीमा योजना। ये किससे संबंधित है? तो मछुआरों से संबंधित है। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न घरेलू और वैश्विक मत्स्य पालन क्षेत्रों के हितकारों तक पहुंचना। ठीक है, ये उन अनुसंधान एवं विकास और अवसरों की खोज की भी अनुमति देगा जो मत्स्य पालन परिदृश्य में आकार दे रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है और भारत में अगर बात किया जाए, भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है तो वो है आंध्र प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये याद कर लीजिएगा। ये पहला हो गया, फर्स्ट आंध्र प्रदेश, और सेकेंड कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुजरात का बारी आया है, तो गुजरात के बारे में बात कर ले। इसका राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और कांडला बंदरगाह और मुंद्रा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग अपने सेशन में एक क्वेश्चंस को लिए थे कि सबसे ज़्यादा वैश्विक ट्रैफिक को, यानी कि जो जहाज सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो अभी मुंद्रा पोर्ट, ऐसा न्यूज़ में आया था। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पावर प्लांट की बात करें तो मुंद्रा पावर प्लांट, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या, कौन कौन सा है? तो वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क, और उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात में है। वहीं पे नर्मदा जो डैम है, नर्मदा बांध है, वहाँ पे आपको मालूम होगा
कि सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा रिवर पर है और वहीं पे नर्मदा रिवर पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बना हुआ है, जो कि इसका हाइट कितना है स्टैचू ऑफ यूनिटी का 163 मीटर, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से डैम कौन कौन सा है यहाँ गुजरात में, तो उकाई परियोजना ताप्ती रिवर पर है उकाई डैम, उसके बाद धरोई ये साबरमती रिवर पर है, कांडना ये माही रिवर पर है और दांतीवाड़ा ये वेस्ट बानास रिवर पर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग और कुछ यहाँ पे देखिए थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन सा है, तो झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन, कवास थर्मल पावर स्टेशन, सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, उकई थर्मल पावर स्टेशन, बानकुवेर थर्मल पावर स्टेशन। ये हम लोग ऐसा थर्मल पावर स्टेशन का नाम लिए हैं फ्रेंड्स कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे और आपसे ये पूछे कि ये कौन सा राज्य में है, तो शायद आप नहीं बोल पाएँ, क्योंकि ये सब ना और भी इसमें थर्मल पावर स्टेशन है, लेकिन वो क्या है कि गुजरात का किसी न किसी शहर और वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा इजीली कि ये गुजरात में है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है जैसे सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, ये आपसे पूछ दे कि ये कौन सा राज्य में है, तो शायद ही जो जानते हैं वही बोल पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम इसको लेके आए हैं, ये याद कर लीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे देखिए कीर्ति मंदिर ये कहाँ पे है, तो गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो गिरनार है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए गुजरात में यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सा साइट को अपने लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो पहला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जो कि 2004 में शामिल किया गया था। दूसरा रानी का बाव, जो कि 2014 में शामिल किया गया था। तीसरा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जो कि 2017 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्टैटिक जीके में हम भारतीय शहरों के उपनाम के लिस्ट लेके आए हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। बटर सिटी बारदोली गुजरात में है। बरगद नगर बड़ोदरा को कहा जाता है। भारत का सांस्कृतिक शहर किसे कहा जाता है, बड़ोदरा को कहा जाता है। सयाजी नगरी बड़ोदरा शहर को कहा जाता है। गरवा की विश्व राजधानी बड़ोदरा को कहा जाता है। तो ये सब अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें कि हाँ आप इस चैनल से कंटेंट, बढ़िया कंटेंट के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके साथ साथ और हम लोग कुछ बात करें, जैसे भारत का स्वर्ण शहर यानी कि गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। ताज का शहर आगरा को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। प्रधानमंत्रियों का शहर सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे कहा जाता है, इलाहाबाद और प्रयागराज को। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान ये भी इलाहाबाद और प्रयागराज को कहा जाता है। और संगम नगरी ये भी इलाहाबाद या अभी प्रयागराज को कहा जाता है। अभी इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। उसी प्रकार से आपको मालूम होगा कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 अहमदाबाद में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश और सेकेंड में वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और अगर आपको मालूम होगा कि ये फिशरीज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च किया गया था, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई थी। 11,000 रुपया मेराइन एक्टिविटीज़ के लिए और 9,000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में अभ्यास मित्र शक्ति 2023 16 नवंबर 2023 को औंध पुणे में शुरू हुआ है। यह किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए यहाँ पे मित्र शक्ति है, तो मित्रता किसके साथ है, तो भारत और श्रीलंका के साथ ये है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भारत और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति आयोजन किया गया है। ठीक है, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 9वां संस्करण ये आयोजित किया गया है भारत के पुणे में, यह याद कर लीजिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में। यह 16 से 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल में 120 कर्मी शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व जो है ये मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्रिनो रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
53 इन्फेंटिनो डिवीज़न के कर्मियों श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसका जो लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड अध्याय 7 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से अभ्यास करना। हाल ही में, और ये हो गया। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत और काजाकिस्तान के बीच भी 30 अक्टूबर को यहाँ पे युद्ध अभ्यास, जो काजिंद युद्ध अभ्यास है 2023, वो एक्सरसाइज किया गया था। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग साथ में लेते चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ठीक है। मित्र शक्ति 2023 9वां संस्करण है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बारे में बात कर लेते हैं, जैसे गरुड़ वरुण और शक्ति। ये गरुड़ वरुण शक्ति फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पैरेज अभ्यास फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुपक्षीय हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच, ठीक है। उसके बाद संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। उसके बाद युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास, इसमें क्वाड देश शामिल है, क्वाड देश है ना, क्वाड देश ये है। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये याद कर लीजिएगा। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फरवरी 2023 में जापान के शिगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया था। सैन्यू मैत्री ये भारत और जापान के बीच। जिमेक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे आपको लेके आए हैं। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच, ये याद कर लीजिएगा ना। मित्र शक्ति अलग है, दोस्ती अलग है, ये याद कर लीजिएगा, इसमें मालदीव भी शामिल है। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। 5 मई 2023 में ये बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और ये याद कर लीजिएगा, एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो कि 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया गया था 4 फरवरी से। डस्टलिक युद्ध अभ्यास, ठीक है। उसके बाद खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच ये होता है। और इसका 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था। और ये ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र 2005 से इसका आयोजन हो रहा है। सिमेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ पे टी से थाईलैंड याद करके रखिएगा। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ये याद कर लीजिएगा। बहुत सारे चीज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। देखिए यहाँ पे AIME 2023 ये भारत और आसियान देश के साथ होता है। मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। एफी इंडेक्स भारत और 21 अफ्रीकी देशों के बीच मार्च 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। और यह पहली बार 2019 में इसका आयोजन किया गया था। पिच ब्लैक जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 1983 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2022 में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। मिलान 2022 ये भारतीय नौसेना के द्वारा और 46 देशों द्वारा विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। ककाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है और ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत का INS सतपुड़ा भी भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद काजिंद युद्ध अभ्यास जो कि अभी हाल ही में हुआ था, तो ये याद कर लीजिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच। लामित्ये ये भारत और सेशल्स के बीच होता है। ऑस्ट्रा हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। बर्मा शील्ड ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच। इसका दूसरा संस्करण मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, आपको ये पूरा जो पावर पैक है ये हम एक ही वीडियो में देने का कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त। आप लोग धैर्य से वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अपतटीय गश्ती जहाज OPV ने
अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की है। तो ओपीवी जो है यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो कौन है, तो आईएनएस सुमेधा अभी 31 दिन के लिए अटलांटिक महासागर में एंटी पायरेसी पेट्रोल करके आया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है आईएनएस सुमेधा। ठीक है, ये याद करें। भारतीय नौसेना ने अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में अपनी दूसरी समुद्री डकैती रोधी पूरी कर ली है। अब तटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा ने अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त में भाग लिया था। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजन किया था, ये भी याद कर लीजिएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, और आईएनएस सुमेधा सरयू वर्ग की स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना ओपीवी में तीसरी है। ये हाल ही में सूडान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी में हिस्सा लिया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रोजेक्ट 15B क्या है, इसके तहत 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण करना है, जिसमें से पहला तो आईएनएस विशाखापट्टनम है, दूसरा आईएनएस मोरमुगांव है, तीसरा आईएनएस सूरत है। ठीक है, और उसके बाद इसमें चौथा भी हम आपको सामने लेके आए हैं, वो याद रखिएगा। चौथा का नाम है आईएनएस इम्फाल, ये याद कर लीजिएगा। ये चारों लॉन्च हो चुका है, याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में हम लोग इस अपना सेशन में लिए थे कि आईएनएस जो सूरत है उसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और ये किसके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक है, इसमें 4 जो है स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर बनाया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट 75I पूछा जाए तो ये क्या है, इसमें अत्यधिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ लैस पनडुब्बी से स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत जो है ये 43,000 करोड़ रुपए आएगा। प्रोजेक्ट 75 क्या है, यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें ये 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। यह कार्यक्रम मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पहला नाम था DCNS के नाम से जाना जाता। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगर भारतीय नौसेना का बात करें तो स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और अभी हाल ही में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो सिटी चैलेंज 2.0 जो है वो अभी हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नई दिल्ली। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में सिटीज इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 नवंबर को लॉन्च किया। ठीक है, सिटीज 2.0 स्मार्ट सिटीज मिशन की जगह लेगा और शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किस पूर्व श्रृंखला में नवाचार को सक्षम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के साथ एकीकृत होगा, यानी कि ये स्वच्छ भारत मिशन में इसको मिला दिया जाएगा और इससे अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिटीज 2.0 का लक्ष्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ साथ एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जलवायु कार्यवाही को भी आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 31 मई 2023 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सिटीज 2.0 को मंजूरी दी गई थी, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा, जिसका मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। और यही मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जल दिवाली भी लॉन्च किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें और भी सारे चीज़ फंड देने का बात किया गया है। यहाँ पे देखिए हुबली धारवाड़ सिटीज परियोजना को हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी के द्वारा नवाचार श्रेणी के तहत स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 भी प्राप्त हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम पहले ही 112 बायो मेथनेशन
संयंत्र बना चुके हैं। 2391 अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट यानी कि कचरा से खाद बनाने वाला संयंत्र स्थापित कर चुके हैं। और 55 अपशिष्ट से ऊर्जा यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले संयंत्र जो है वो 55 बना के स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा 2281 सामग्री पूर्ण प्राप्ति सुविधाएं, 972 निर्माण और ध्वंस मामला प्रबंधन संयंत्र और 365 ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये ऐसा हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 1939 में प्राग में एक विश्वविद्यालय पर नाजी आक्रमण को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नाजियों ने कई छात्रों को कैद कर लिया और कई अन्य को मार डाला और प्रेरित किया। ठीक है, यह छात्रों को सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दुनिया भर में छात्रों के बीच बहुसंस्कृतिवाद, विविधता और सहयोग का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में भारत में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। अगर भारत में विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, ये याद कर लीजिएगा। वो इम्पॉर्टेंट है ना, हम लोग इसमें दिवस में भी अभी आएंगे। जैसे विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, ऑल सेंट्स डे ये भी 1 नवंबर को, और राज्य उत्सव, कर्नाटक का राज्य उत्सव 1 नवंबर को, ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरुननन जो है ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिशु संरक्षण दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये भी 7 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रशेखर यानी कि CV रमन की जयंती भी 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये भी 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध विराम दिवस यानी कि स्मरण दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नवंबर का दिवस है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व दयालुता दिवस ये 13 नवंबर को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? जहां भी संभव हो वहां दयालु बने। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है? तो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को। बिरसा मुंडा जयंती या फिर झारखंड की स्थापना दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो 161वां रैंक है पूरा वर्ल्ड में, ये याद कर लीजिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज दिवस ये भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है नवंबर का जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में कैरेबियन समुदाय यानी कि कैरिकोम में भारतीय राजदूत और सेंट किट्स एवं नेविस और एंटीगुआ और बारबुडा फेडरेशन के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित शिव कुमार तेलंग को। अमित शिव कुमार तेलंग ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वहाँ के हाई कमीशन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा अमित शिव कुमार तेलंग को अतिरिक्त जिम्मेदारी
के तहत इसको नियुक्ति किया गया है। ठीक है, यह याद कर लीजिएगा। वर्तमान में अमित शिव कुमार जो है ये गुयाना के सहकारी गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में सचिव रहे अनिल कुमार राय को भी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया का राजदूत नियुक्त किया है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अनिल कुमार राय को। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एम्बेसडर है, यानी कि उच्चायुक्त जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अफगानिस्तान, क्योंकि हर समय अफगानिस्तान सुर्खियों में रहता है तो ये पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान में एम्बेसडर कौन है? तो रविंद्रन टंडन है। और अंगोला में कौन है? तो प्रतिभा परकर है। अर्जेंटीना में कौन है? तो दिनेश भाटिया है। बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसडर कौन है? तो पंकज सरन है। बेलारूस में संगीता बहादुर। ब्राज़ील में सुरेश रेड्डी। और चाइना में विक्रम मिश्री हैं। ये याद कर लीजिएगा, भारतीय उच्चायुक्त है ना। उसके बाद साइप्रस में मधुमिता हजारिका भगत हैं। फ्रांस में जावेद अशरफ हैं। इंडोनेशिया में मनोज कुमार भारती हैं। इजराइल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इजराइल में उच्चायुक्त कौन है? तो संजीव सिंगला हैं। जापान में संजय कुमार वर्मा जी हैं भारत के उच्चायुक्त। कजाकिस्तान में प्रभात कुमार हैं। सेशल्स में दलवीर सुहाग सिंह है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब रेसेंट अपॉइंटमेंट्स का भी बात कर ले साथ ही साथ। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल कौन अभी नियुक्त हुए हैं? तो फॉर्मल सीजीआई एनवी रमन्ना। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जयप्रकाश सिन्हा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज डायरेक्टर महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के में मनीष देसाई हैं। ठीक है, उसके बाद आकाशवाणी के DG डॉक्टर वसुधा गुप्ता नियुक्त हुए हैं। नैस्कॉम के चेयरमैन कॉग्निजेंट इंडिया के जो MD हैं वो राजेश नंबियार नियुक्त किए गए हैं। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो श्याम सुंदर गुप्ता। ठीक है, DG डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के DG कौन है? सुबोध कुमार सिंह। और BSF के DG कौन है? तो नितिन अग्रवाल। MD ऑफ सोलर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के अजय कुमार यादव। और यूको बैंक के MD और CEO अश्विनी कुमार। ठीक है, साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नियुक्तियाँ, जो कि आपको यहाँ पे देख लेना है, हम सारे इसमें दे दिए हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए हैं कौन? तो सुरेंद्र कुमार आधना। उसके बाद CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का अस्थाई जो न्यायाधीश है वो जस्टिस SR चौधरी बने हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष J राजेंद्र मेनन बने हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का CEO और MD कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी? तो ये साइमा वाजेद करेगी, जो कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को। मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास नियुक्त किए गए हैं। और IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पंकज बोहरा हैं। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है। यह याद कर लीजिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के भारत में कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष कौन है? तो पुनीत चंडोक है। भारत के कैबिनेट सचिव का 1 साल का विस्तार किया गया है और वो कौन है? राजीव गौबा हैं। टेस्ला कंपनी के नए CFO ये वैभव तनेजा नियुक्त किए गए हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सुभाषिष तालपात्रा नियुक्त किए गए हैं। CBIC के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमित झिंगर। LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो R दोराई स्वामी ये नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद कुछ हम पढ़ देते हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO PR शेषाद्री। सेबी के 2 पूर्णकालिक नए सदस्य कमलेश वर्षाने और अमरजीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स कौन है? तो गीतिका श्रीवास्तव है। टाटा स्टील के पुनः नियुक्त MD और CEO कौन है? तो TV नरेंद्रन है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे आईसीजी के 25वें महानिदेशक राकेश पाल हैं, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश बल है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ निवृत्ति राय है। आईटीसी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संजीव पुरी है। और एसबीआई कार्ड्स के नए सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत सारे हम लोग नियुक्तियां यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत और किस देश ने इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो देखिए, इन्हेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू इनोवेशन हैंडशेक, ये अभी हाल ही में हम लोग भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है, यानी कि यूके सॉरी अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अमेरिका के द्वारा ये इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। भारत और अमेरिका वाणिज्य वार्ता के ढांचे के तहत भारत और अमेरिका ने 14 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक हम समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एमओयू पर किक ऑफ इंडस्ट्री राउंड टेबल में हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका शीर्षक था डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक यूएस इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप, ये याद कर लीजिएगा, इसका शीर्षक है। ठीक है, एमयू का मुख्य उद्देश्य है गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के दोनों पक्षों को जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। यह स्टार्टअप घन उगाने के लिए जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अगर हम लोग अमेरिका का बात करें तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और इसके राष्ट्रपति अभी जॉय बाइडेन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये समझौता ज्ञापन 2024 की शुरुआत में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले 2 भविष्य में इनोवेशन हैंडशेक कार्यक्रम के लिए मंच तैयार किया गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर कितने डॉलर हो गया है? तो देखिए, 6.21% बढ़ा है भारत का निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट है ना। तो ये जो बढ़ गया है, ये कितना हो गया है? 35.57 अरब डॉलर हो गया है, ये याद करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, निर्यात जो है, एक मिनट, जो निर्यात है हमारा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है 6.21% से। ठीक है, और ये पहला जो एक साल पहले भारत का जो निर्यात था वो 31.6 अरब डॉलर था, और ये अभी बढ़ के 35.57 बिलियन डॉलर हो गया, यानी कि अरब डॉलर हो गया। ठीक है, ये अक्टूबर 2023 में भारत का आयात बढ़कर 65.03 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि अक्टूबर 2022 में यह 57.91 बिलियन डॉलर था। ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक व्यापारिक निर्यात लगभग 245 बिलियन हो रहा। 2023 के अप्रैल से अक्टूबर का निर्यात की गई सेवाओं का अपेक्षित मूल्य जो है वह 192 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस इतना याद कर लीजिएगा कि कितना डॉलर हो गया है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। हाल ही में किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने निसार मिशन लॉन्च किया है? तो निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त एक मिशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो हम लोग का भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोस्कोसमोस और जैक्सा जो है जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, रोस्कोसमोस ये रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, निसार जो है, निसार पृथ्वी मिशन की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक निसार मिशन 3 साल तक चलेगा। यह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण करेगा। प्राथमिक उद्देश्य 90 दिनों की उपग्रह कमीशनिंग अवधि में मिशन शुरू करना है। निसार एक निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट
वेधशाला में स्थापित किया जाएगा। इसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका लक्ष्य है 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए निरंतर डेटा प्रदान करना भी इसका मेन उद्देश्य है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? तो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस जो अवार्ड मिला है अभी राइटर सलमान रुश्दी को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यह एक लेखक हैं, ये याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें अपर ईस्ट साइड वैकक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा आयोजित एक आश्चर्यजनक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यह केंद्र की स्थापना मानवाधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत के लिए 2012 में की गई थी। अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक उत्सव के दौरान चाकू मारने के बाद रुश्दी की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में उन्हें 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला है। ये याद कर लीजिएगा, सलमान रुश्दी को अक्टूबर 2023 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, सलमान रुश्दी को। और अभी क्या मिला है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें, जैसे पियरे अगोस्टिनी, उसके बाद फ्रैंक क्रॉज एंड एनी हुलियर को ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस एंड एलेक्सी को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन फॉसे को लिटरेचर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये सब सारा जो अवार्ड है हम लोग अपना सेशंस में डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद गाइडेंस तमिलनाडु को यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड मिला है, यह याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टर वीके सिंह और दलजीत सिंह खट्री को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। शक्तिकांत दास जी को A+ रैंकिंग इन ग्लोबल फाइनेंस मिला है ये अवार्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI को IASAR ऑनर्स अवार्ड मिला है। केरला ग्रामीण बैंक को अचोम अवार्ड्स मिला है, असोचोम अवार्ड मिला है। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन ये इसको अवार्ड मिला है, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। और अभी उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल करके कैप्टन के नाम पे किया गया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अशोक गाडगिल एंड शुभ्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नेशनल मेडल ऑफ साइंस के द्वारा साइंस अवार्ड मिला है, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है, जो कि हमारे भारत के CJI हैं। ठीक है, और स्मिता शर्मा को महात्मा अवार्ड मिला है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो काफ़ी कंटेंट रिच लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन फिर भी आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।